की वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कि अगर हम एक दफ़ा फंक्शन को डिफाइन कर लिया कि फंक्शन ये है, अब फंक्शन को हम कितनी तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। देयर आर मैनी वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, लेकिन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, न्यूमेरिकली बाय टेबल, यानी एक फंक्शन को आप न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसकी मदद से? टेबल की मदद से। सेकेंडली, हम ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ के ज़रिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अलजेब्रिकली बाय फार्मूलाज, यानी फार्मूलाज की मदद से भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज़ अ वर्बली, ठीक है। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, ये 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर इस कोर्स में डिस्कस करेंगे यही 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बारी बारी एक एक करके इन सबको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकली बाय टेबल्स। न्यूमेरिकली बाय टेबल का मतलब ये है कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इंडियाना पोल्स 500 क्वालिफाइंग स्पीड्स का, ठीक है। इंडियाना पोल्स एक्चुअली कार रेसिंग एक टूर्नामेंट है जो 1911 से आज तक 2019 तक अ, हर साल होता रहा है। इंडियाना जो स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे, जिसके अंदर जो कार्स हैं आजकल की जो लेटेस्ट जो 2019 और 1994 से ऑनवर्ड 2019 तक जो भी ये टूर्नामेंट रहा है, इसमें यहाँ पे इंडियाना पोल्स 500 जो लिखे ना, 500 का मतलब ये है कि ये 500 माइल्स जो हैं इस के रेस के रिक्वायरमेंट होती है कि 500 माइल्स किसी भी एक कार ने कंप्लीट करने हैं। तो ये आपके सामने टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन वैल्यूज़ को जो कि स्पेसिफिक ईयर में मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम जो कार ने अचीव किए पूरे 500 माइल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो 1994 में जो मैक्सिमम जो कार जीती थी उसकी स्पीड कितनी थी? 228.011, ठीक है। 1995 के अंदर वो क्या था? 231.601। 1966 के अंदर 233। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये जो टेबल है ये फंक्शन कैसे हो गया। देखें, पहली बात कि फंक्शन के लिए अभी हमने क्या डिफाइन किया? इफ़ y डिपेंड्स अपॉन x इन सच अ वे, यानी कि दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, y डिपेंड, अब यानी इस टेबल के हमें अंदर दो चीज़ें ढूंढनी है, एक y और एक x, ठीक है। तो y यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है? देखें, 1994 में 228.011 जो स्पीड थी वो अचीव हुई थी ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे जो t है इस ईयर में 228.011 जो स्पीड है वो आई थी। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो मैंने x ढूंढा है वो t है और s जो है वो यहाँ पे y है। तो y डिपेंड कर रहा है x पे। क्यों? ईयर टाइम है और टाइम कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अब क्या हर एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हैं या एक ही है? देखें, क्योंकि हर साल रेस होती है ना। मैंने शुरू में मैंने बताया 1911 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2019 तक हर साल ये रेस जो है ऑर्गेनाइज हुई है। तो ये मैंने क्यों कहा
तो हर साल अगर रेस हुई है तो हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी कार ने विन तो किया है। इसका मतलब है हर साल के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैक्सिमम स्पीड तो एग्जिस्ट करेगी। बात समझ आ गई? अगर वो मैक्सिमम स्पीड एग्जिस्ट करेगी तो फिर होगा क्या कि वो एक वैल्यू होगी या दो वैल्यू होगी। अगर हर साल जो आपके वैल्यू आ रही है, हर टाइम हर साल के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ रही है, इससे ये बात साबित हुई कि फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन थी, फंक्शन की डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट था कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ओनली वन वैल्यू ऑफ अ वाई आना चाहिए। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि हर एक साल के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू है, और दूसरी कंडीशन कि हर साल के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई 1994 में जो कार जीती थी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 28.011 थी और 238.11 थी। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो 238.11 होगी या 228.011 होगी। तो कहने का मतलब कोई एक ही कार जीत सकती है ना। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि दोनों अगर बराबर स्पीड की आ गई तो फिर आप क्या कहेंगे? दोनों बराबर स्पीड की आ गई तो वो 1994 के करस्पॉन्डिंग ये तो नहीं होगा कि 1994 के करस्पॉन्डिंग मैं लिखूं 228.011 एंड 228.011। ऑब्वियसली ये दोनों क्योंकि एक ही वैल्यू है तो मैक्सिमम स्पीड तो एक ही कंसीडर की जाएगी ना, रिपीट हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन की जो सेकंड टाइप है वो भी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, और वो क्या थी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमिन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ अ वाई। वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि ये बाज़ औक़ात हम इस चीज़ को समझाने के लिए कोई फार्मूला डिफाइन नहीं कर सकते, हमें टेबल ही की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाज़ औक़ात हम करते ये हैं कि टेबल की मदद से फ़ंक्शन को रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, जैसे कि ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी आप कभी कोई टेबल देखें, तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये फ़ंक्शन है कि नहीं। तो उस फ़ंक्शन को चेक करने का तरीकाकार क्या होगा कि आप ये देख उसके 2 वेरिएबल बना लें, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और ये देखें कि इंडिपेंडेंट के सारी वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। मिसाल के तौर पे एक टेबल मैं अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ है 3, 7, 9 और y की वैल्यू है 1, 8, ठीक है? तो अब इस टेबल के अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब है यहीं से कह दें कि ये कोई आम सा टेबल है, दैट टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है? तो फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले सेट के सारे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y या डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो आती है ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फंक्शन ग्राफ के बगैर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। इसकी आसान एग्जांपल ये फिगर है। फिगर इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ एन अर्थक्वेक। ये सिस्मोग्राफ का एक रिकॉर्ड है। सिस्मोग्राफ के ज़रिए होता ये है कि एक नीडल लगी होती है, उस नीडल की फ्लक्चुएशन आपको ये शो कर रही होती है कि आपके पास अर्थक्वेक किस इंटेंसिटी का आया है। ठीक है? द ग्राफ डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन डी of the seismograph needle as a function of the time t elapsed since the wave left the earthquake's epicenter. There is exactly one value of d for each value of t. वन वैल्यू ऑफ डी, यानी कि आप वाई एक्सिस में देखें तो ये आपके पास डी है और ये हॉरिजॉन्टल आप टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि जब नीडल यहाँ पे थी तो अर्थक्वेक नहीं था, एग्जैक्टली यहाँ पे आई तो नीडल ने फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। अब जो ये फ्लक्चुएशन है ये हर कैपिटल टी यानी हर टाइम के करस्पॉन्डिंग, ये टाइम सेकंड्स में है, ठीक है, टाइम इन मिनट्स में है, ठीक है। तो हर फ्लक्चुएशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो डी की आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं आएंगी। हर टी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू भी आ रही है, यानी जब कुछ भी नहीं था तो ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। अब जब अर्थक्वेक हुआ तो आपके पास फ्लक्चुएशन शुरू हुई तो तब भी वैल्यू आई,
जब अर्थक्वेक नहीं था तब भी वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास डी अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर डी अवेलेबल है तो क्या डी एक ही अवेलेबल है? यानी ऐसा हो सकता है कि 30 के करस्पॉन्डिंग जो अर्थक्वेक है उसकी टेंसिटी 6 रेक्टर स्केल भी है और दूसरा 7 रेक्टर स्केल भी है। पॉसिबल नहीं है ना, या तो 6 होगी या 7 होगी। ठीक है। कोई एक एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना, दो वैल्यूज तो नहीं आएंगी। तो अगर दो वैल्यूज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन की दूसरी कंडीशन है कि यूनिकली असाइन होगा, ये यूनिकली वैल्यू मिलेंगी, वो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाज़ औक़ात अगर हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो वो ग्राफ से बढ़कर कोई और रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है वो बेहतर नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी।